So we were discussing solubility of solid solute in liquid solvent. Solution is defined as a homogeneous mixture of two or more different substances. और सॉल्यूशन में अगर दो ही सब्सटेंसेस है, दो ही कंपोनेंट्स है, तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन. इसमें का जो माइनर कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. सॉल्यूट सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या गैसीय स्टेट में से कोई भी स्टेट में हो सकता है. सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड या गैसीय स्टेट में से कोई भी स्टेट में हो सकता है. यहाँ पर अपन कंसिडर कर रहे हैं सॉल्यूट मान लो सॉलिड स्टेट में है और सॉल्वेंट मान लो लिक्विड स्टेट में है. सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट लिक्विड. और ये जो सॉलिड सॉल्यूट है इसको अगर अपन ने लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड किया तो ये सॉलिड सॉल्यूट इस लिक्विड सॉल्वेंट में होमोजेनियसली मिक्सअप हो जाएगा और इसका अपने को इसमें सॉल्यूशन मिलेगा. और ये जो सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूट है, इसकी सोलिबिलिटी यानी क्या वो अपन ने डिफाइन की थी. सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ दिस सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड at a given temperature, thereby producing its saturated solution. That maximum quantity is called its solubility. इस सॉलिड सॉल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो अपन लिक्विड के सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व नहीं हो सकती. और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होने वाली क्वांटिटी यानी इस सॉलिड की, इस लिक्विड की, इस लिक्विड में की उस टेम्परेचर पर की सॉलिबिलिटी. और सॉलिड की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लिक्विड में डिसॉल्व करने के बाद में जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन यानी उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन यानी इस सॉलिड की इस लिक्विड में की सॉलिबिलिटी. और ये जो सॉलिबिलिटी है सॉलिड की लिक्विड में की, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर लीटर, किलोग्राम पर लीटर या ग्राम पर 100 ml. लेकिन कभी भी सॉलिबिलिटी अपने को मोल पर लीटर में ले लेंगे. अगर सॉलिबिलिटी दूसरे यूनिट में दी है तो उसका कन्वर्शन अपने को मोल पर लीटर में पहले करना पड़ेगा. और उसके लिए अपन ने फॉर्मूले भी ली थी. और ये जो सॉलिड है इस सॉलिड की लिक्विड में की जो सॉलिबिलिटी है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है. और वो फैक्टर्स अपन डिस्कस करने वाले हैं. वी वर डिस्कसिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. इसमें का पहला फैक्टर अपन ने लिया था नेचर ऑफ सॉल्यूट जो कि सॉलिड है. और दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो कि लिक्विड स्टेट में है. एक ही सॉल्वेंट में डिफरेंट सॉल्यूट्स की सॉलिबिलिटीज डिफरेंट रहेंगी, किसी की ज़्यादा रहेंगी, किसी की कम रहेंगी. मतलब सॉलिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट. और एक ही सॉल्यूट की अलग अलग सॉल्वेंट में की सॉलिबिलिटी अलग अलग रहेंगी. किसी सॉल्वेंट में उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा रहेंगी, किसी सॉल्वेंट में कम रहेंगी. इसका मतलब सॉलिबिलिटी सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड रहती है. और कोई भी सॉल्यूट को अगर अपन ने सॉल्वेंट में ऐड किया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कुछ इंटरैक्शंस होती है, उनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं. और उन इंटरैक्शंस की वजह से सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज धीरे धीरे डिक्रीज होती है
और अल्टीमेटली सॉल्यूट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस फॉर्म होते हैं और वो बाद में गायब हो जाते, दिखते नहीं और वो सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता। तो जब भी सॉल्यूट को अपन सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरएक्शंस होंगी और ये इंटरएक्शन जितनी ज़्यादा होंगी उतनी सॉल्यूट की ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी, उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी और ये इंटरएक्शन जितनी कम होंगी उतनी सॉल्यूट की कम क्वांटिटी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। एंड सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन the interactions taking place between solute and solvent और ये इंटरएक्शन अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ये इंटरएक्शंस आयोनिक इंटरएक्शन भी हो सकती है या वंडरवाल्स इंटरएक्शन भी हो सकती है और इन दोनों के बीच में जितनी ज़्यादा इंटरएक्शंस होंगी उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा और इंटरएक्शन जितनी कम होंगी उतनी सॉल्युबिलिटी कम और इन दोनों में इंटरएक्शन ज़्यादा होंगी या कम होंगी ये दोनों पर डिपेंड रहेगा, सॉल्यूट के नेचर पर भी डिपेंड रहेगा और सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड रहेगा। ये दो फैक्टर्स अपन ने पिछली बार डिस्कस किए थे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये दो फैक्टर्स अपन ने पिछली बार डिस्कस किए थे। अब तीसरा फैक्टर जिस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड रहती है वो फैक्टर यानी टेम्परेचर। सॉल्वेंट या लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, इस पर सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में की सॉल्युबिलिटी डिपेंड रहेगी। अब ये कैसे डिपेंड रहेंगी ये अपने को डिसाइड करने का। सॉल्यूट को अगर अपन ने सॉल्वेंट में ऐड किया, मिक्सअप किया, डिसॉल्व किया तो फॉर्म सॉल्यूशन, तो वो जो डिसॉल्यूशन की प्रोसेस है उसमें हीट एक तो इवॉल्व होती है नहीं तो एब्सॉर्ब होती है। मतलब ये जो सॉल्यूट की सॉल्वेंट में की डिसॉल्यूशन की प्रोसेस है ये एक तो एक्सोथर्मिक रहेंगी, उसमें हीट इवॉल्व होगी, नहीं तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक रहेंगी, उसमें हीट एब्सॉर्ब होगी। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट एब्सॉर्ब होती है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये ध्यान में रखना। Exothermic process is accompanied with increase in temperature and endothermic process is accompanied with decrease in temperature. समझने के लिए एग्जाम्पल, अगर अपन ने वाटर लिया, एक टेस्ट ट्यूब में मान लो अपन ने वाटर लिया और वाटर में मान लो अपन ने H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया तो ये H2SO4 वाटर में डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन फॉर्म होगा। लेकिन जब H2SO4 वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो डिसॉल्व होने के बाद में ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें का जो सॉल्यूशन है इट विल गेट हीटेड, सॉल्यूशन हाथ को गर्म लगेगा। टेस्ट ट्यूब में मान लो अपने वाटर लिया, उसमें H2SO4 ऐड किया और इसको अगर अपने हाथ लगा के देखा तो अपने को ऐसा लगेगा कि ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई, इसका मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि H2SO4 जब वाटर में डिसॉल्व होता है तब वहाँ पर हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसके उल्टा मान लो अपन ने वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट या सॉलिड ऐड किया तो पोटेशियम नाइट्रेट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन हाथ को ठंडा लगेगा, इट विल बिकम कोल्ड, इट विल गेट कूल्ड। जब पोटेशियम नाइट्रेट वाटर में डिसॉल्व होता है तब उस प्रोसेस में हीट एब्सॉर्ब होती है, यूटिलाइज होती है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सॉल्यूशन गेट्स कूल्ड,
solution becomes cold. तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। H2 सुगर की वाटर में की डिसोल्यूशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और पोटेशियम नाइट्रेट की वाटर में की डिसॉल्व होने की प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस रहती वो एक तो एक्सोथर्मिक रहेंगी, नहीं तो एंडोथर्मिक रहेंगी। उसमें हीट एक तो इवॉल्व होगी, नहीं तो एब्सॉर्ब होगी। और डिसोल्यूशन के प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब होती है उसको थर्मोडायनेमिक्स में नाम दिया है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब, amount of heat evolved or absorbed when solid is dissolved in solvent to form solution is known as enthalpy of solution। और enthalpy of solution को इस प्रकार से लिखते हैं डेल्टा, उसके आगे सॉल्यूशन लिखना शॉर्ट में SOLN और एंथैल्पी के लिए कैपिटल एच, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन इस प्रकार की है। उसके लिए सॉल्यूट की क्वांटिटी फिक्स की है। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को अगर अपन ने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो उस प्रोसेस में जो भी हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब होंगी उसको अपन कहेंगे उस सॉल्यूट की, उस सॉल्वेंट में की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड एज डेल्टा सॉल्यूशन एच। और इसके लिए साइन कन्वेंशन भी है। अगर हीट इवॉल्व होती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहती है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की साइन उसको निगेटिव देते हैं, वो कन्वेंशन है। और हीट अगर एब्सॉर्ब होती है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव। तो कुछ सॉल्यूट की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव रहती है, मतलब वो सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तब उसमें हीट इवॉल्व होगी। और कुछ सॉल्यूट की सॉल्वेंट में की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव रहती है, मतलब वो सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तब हीट एब्सॉर्ब होगी। अब इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में की टेम्परेचर पर डिपेंड रहेंगी। और टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड रहेंगी, ये उसके एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड रहेगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव है या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, उस पर टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर होने वाला इफेक्ट डिपेंड रहेगा। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of solute will depend upon whether the enthalpy of solution is negative or positive। negative मतलब एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। तो इसमें 3 केसेस अपने को कंसिडर करने की है। इसमें की पहली केस, अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव है, मतलब डिसोल्यूशन की प्रोसेस की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव है, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव है, मतलब डिसोल्यूशन की प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा। 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, उसमें एक प्रिंसिपल दिया है दैट इज कॉल्ड ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। और उस प्रिंसिपल के हिसाब से जो अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर्स प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर्स प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज फेवरेबल मतलब it will take place to a greater extent at low temperature। जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है जिसमें हीट इवॉल्व होती है वो प्रोसेस लो टेम्परेचर पर
फेवरेबल रहेंगी, मतलब ज़्यादा होंगी। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर निगेटिव है, प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है, तो वो जो प्रोसेस है डिसॉल्यूशन की प्रोसेस, वो लो टेम्परेचर पर फेवरेबल रहेंगी, यानी लो टेम्परेचर पर डिसॉल्यूशन ज़्यादा होगा। लो टेम्परेचर पर डिसॉल्यूशन ज़्यादा होगा, मतलब लो टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर निगेटिव है, तो सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट ऐसा होगा, less the temperature, more will be the solubility. Less the temperature, more will be the solubility, and more the temperature, less will be the solubility. So if enthalpy of solution is negative, then the effect of temperature on solubility will be this one. Less the temperature, more will be the solubility, and more the temperature, less will be the solubility. For example, NaOH सॉलिड है और ये वाटर में डिसॉल्व होता है, और इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में टेम्परेचर पर इस प्रकार से डिपेंड रहेगी। टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। ये हो गई पहली केस। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर निगेटिव है, तो सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट ऐसा रहेगा, लेस द टेम्परेचर, more will be the solubility, and more the temperature, less will be the solubility. दूसरी केस, मान लो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है, मतलब डिसॉल्यूशन की प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो अकॉर्डिंग टू ले चाटलियर्स प्रिंसिपल, एंडोथर्मिक प्रोसेस इज फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। डिसॉल्यूशन की प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, तो वो प्रोसेस हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल रहेगी, मतलब हाई टेम्परेचर पर डिसॉल्यूशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, यानी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और लो टेम्परेचर पर डिसॉल्यूशन कम रहेगा, सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट ऐसा रहेगा, more the temperature, more is the solubility, and vice versa. And less the temperature, less will be the solubility. इसका एक सिंपल एग्जांपल जब भी अपन ने लिया था, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का वाटर में का जो डिसॉल्यूशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंड दैट प्रोसेस विल बी फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। मतलब वाटर का टेम्परेचर अगर अपन ने ज़्यादा रखा तो उसमें ज़्यादा पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व होगा, वाटर का टेम्परेचर अगर अपन ने कम रखा तो उसमें कम पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व होगा। तो इन दो केसेस में टेम्परेचर का इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट है। अब तीसरी केस, मान लो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव, लेकिन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू मान लो बहुत ही कम है। उसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जो भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है उसकी मैग्नीट्यूड मान लो कम है, यानी जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तब मान लो बहुत ही कम हीट इवॉल्व या
एब्सॉर्ब होती है, मतलब उसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही कम है, करीब करीब जीरो है, जीरो तो नहीं होगी लेकिन कम है। तो ऐसे केसेस में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन may be negative or may be positive is very low, then there will be no effect of temperature on solubility of solute। जैसे सोडियम क्लोराइड की वाटर में की जो सोल्यूबिलिटी है उसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, 4 किलो जूल पर मोल। तो सोडियम क्लोराइड की जो वाटर में की सोल्यूबिलिटी है उस पर टेम्परेचर का ज़्यादा कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। यानी कोल्ड वाटर में जितना सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होगा करीब करीब उतना ही सोडियम क्लोराइड हॉट वाटर में भी डिजॉल्व होगा। ऐसे केसेस में टेम्परेचर का सोल्यूबिलिटी पर होने वाला इफेक्ट बहुत ही कम रहेगा। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility will be different in different cases। ये होगा तीसरा फैक्टर affecting solubility of solid in liquid। चौथा फैक्टर प्रेशर। यहाँ पर सोल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉलिड सोल्यूट पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, लिक्विड सॉल्वेंट पर भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सॉलिड सोल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट में की सोल्यूबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं रहेगी, यहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा सोल्यूबिलिटी पर। पांचवा फैक्टर प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, मान लो सोल्यूट सॉलिड सोल्यूट जो अपन सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं वो आयोनिक है। आयोनिक का मतलब उसको वाटर में सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के बाद में उसका आयोनाइजेशन होता है और कैटायंस और एनायंस फॉर्म होते हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व तो हो जाएगा लेकिन साथ साथ में उसका डिसोसिएशन भी होगा, आयोनाइजेशन भी होगा, देयर बाय प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर अपन ने वाटर में डिजॉल्व किया तो डिजॉल्व होने के बाद में सोडियम क्लोराइड का आयोनाइजेशन डिसोसिएशन होता है, देयर बाय प्रोड्यूसिंग Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। यानी सोडियम क्लोराइड का जो वाटर में का सॉल्यूशन है उसमें सोडियम क्लोराइड के ये पार्टिकल्स रहेंगे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, जिनकी साइज बहुत ही कम होने की वजह से ये पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से भी अपन देख नहीं सकते। तो आयोनिक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद में उसका डिसोसिएशन होता है इनटू कैटायंस एंड एनायंस, और जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेंगे और जितना कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम रहेंगे। अब ये जो सोल्यूट है जिसको अपन सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसका आयोनाइजेशन हो रहा, जिससे कैटायंस और एनायंस फॉर्म हो रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी पहले से ही अगर कॉमन आयन प्रेजेंट है। कॉमन आयन का मतलब क्या है? इस आयनिक सोल्यूट से दो प्रकार के आयन्स फॉर्म होंगे, कैटायन और एनायन। और सॉल्यूशन में अगर पहले से ही दूसरा आयोनिक सोल्यूट प्रेजेंट है और वो पहले का आयोनिक सोल्यूट और ये आयोनिक सोल्यूट, इन दोनों में एक आयन कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब सेम, इसमें का और उसमें का कैटायन सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें का और इसमें का एनायन सेम होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन में ऑलरेडी Na पॉजिटिव आयंस या सॉल्यूशन में ऑलरेडी Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, तो उस कॉमन आयन के प्रेजेंस की वजह से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम होंगी या
ज़्यादा होंगी, उसका इफेक्ट क्या होगा एग्जाम्पल लेने के बाद में समझेंगे। ये यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। और ये जो कॉमन आयन की वजह से सोल्युबिलिटी पर इफेक्ट होता है, दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। और वो इफेक्ट ऐसा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन in the solution, solubility decreases. Solubility of ionic solute in solvent decreases due to the presence of common ion present in solution. इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रिंसिपल के बेसिस पर है, जो अपन यहाँ पर नहीं ले रहे थे। एग्जाम्पल लेने के बाद में समझेगा। मान लो एक बीकर में अपन ने वाटर लिया और इस वाटर में मान लो अपन ने सोडियम क्लोराइड ऐड किया, तो सोडियम क्लोराइड की ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होने वाली वाटर में की क्वांटिटी यानी सोडियम क्लोराइड की वाटर में की सोल्युबिलिटी। और जब सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तब डिसॉल्यूशन के बाद में सोडियम क्लोराइड का आयोनाइजेशन होगा, देयर बाय प्रोड्यूसिंग Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। मान लो यहाँ पर वाटर अपन ने 100 ml लिया है और 100 ml वाटर में अपने को मालूम नहीं, लेकिन अंदाज से 100 ml वाटर में मान लो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है 30 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा, यानी सोडियम क्लोराइड की वाटर में की सोल्युबिलिटी यहाँ पर है 30 ग्राम पर 100 ml। और ये 30 ग्राम NaCl वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में उसका आयोनाइजेशन होगा, डिसोसिएशन होगा इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। लेकिन इस वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड करने के पहले, इस वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड करने के पहले मान लो अपन ने HCl ऐड कर दिया। बिफोर एडिंग सोडियम क्लोराइड सपोज HCl इज एडेड टू वाटर। अब HCl ये जो सोल्यूट है इसका भी वाटर में आयोनाइजेशन होता है करीब करीब कंप्लीट। HCl undergoes ionization to produce H positive and Cl negative ion. Water containing HCl। फिर इसमें अपन ने मान लिया NaCl ऐड किया, तो NaCl का इस प्रकार से आयोनाइजेशन होगा, HCl का इस प्रकार से आयोनाइजेशन होगा। और इन दोनों में एक आयन कॉमन है, कॉमन मतलब सेम है, और वो कॉमन आयन है Cl नेगेटिव आयन। Cl नेगेटिव आयन इज कॉमन टू बोथ NaCl एंड HCl। और इस कॉमन आयन के प्रेजेंस की वजह से सोडियम क्लोराइड की वाटर में की सोल्युबिलिटी कम रहेगी। यानी वाटर में अगर अपन ने HCl ऐड कर दिया 100 ml वाटर में, मान लो अपन ने HCl ऐड किया और उसके बाद में NaCl ऐड किया, तो NaCl की इतनी क्वांटिटी वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगी, इससे कम क्वांटिटी वाटर में डिसॉल्व होंगी। मान लो NaCl की मान लो अभी 25 ग्राम क्वांटिटी वाटर में डिसॉल्व होगी, मतलब NaCl की सोल्युबिलिटी 5 ग्राम से कम हो जाएगी। दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो जब सॉल्वेंट में अपन आयोनिक सॉल्यूट को ऐड करते हैं जिससे कैटायंस और एनायंस फॉर्म होने वाले हैं, उस सॉल्यूशन में अगर ऑलरेडी सॉल्यूट में का कैटायन या सॉल्यूट में का एनायन, जैसे यहाँ पर एनायन अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, दोनों में एक आयन अगर कॉमन है, तो उस कॉमन आयन के प्रेजेंस की वजह से सोल्युबिलिटी कम होती है। और कॉमन आयन
का कॉन्सेंट्रेशन मतलब HCl का कॉन्सेंट्रेशन इसमें जितना ज़्यादा रहेगा उतनी सोडियम क्लोराइड की वाटर में की सोल्युबिलिटी कम रहेगी. So solubility depends upon presence of common ion in the solution and concentration of common ion in the solution. कॉमन आयन के प्रेजेंस की वजह से सोल्युबिलिटी कम होती है और कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा रहेगा उतनी सोल्युबिलिटी कम रहेगी. तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर, चौथा फैक्टर प्रेशर, उसका कोई डिपेंड नहीं, पांचवा फैक्टर प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन. अब छठवा फैक्टर फॉर्मेशन ऑफ complexes. Formation of complexes. मान लो अपन ने एक बीकर में वाटर लिया है, 100 ml वाटर, और इसमें मान लो अपन ने आयोडीन ऐड किया. आयोडीन ये डार्क वायलेट कलर का सॉलिड है और आयोडीन इज पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर. इसके वाटर में की सोल्यूबिलिटी कम है. मान लो अपन ने 10 ग्राम आयोडीन 100 ml वाटर में ऐड किया, पूरा के पूरा डिजॉल्व नहीं होगा. मान लो इसमें का 1 ग्राम आयोडीन वाटर में डिजॉल्व होता है और 1 ग्राम आयोडीन वाटर में डिजॉल्व होने की वजह से सॉल्यूशन को वायलेट कलर रहेगा और 9 ग्राम आयोडीन अनडिजॉल्व रहेगा विल गेट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर. मतलब यहाँ पर आयोडीन की वाटर में की सोल्यूबिलिटी एक अंदाज से ले रहे अपन समझने के लिए. आयोडीन की वाटर में की सोल्यूबिलिटी होगी 1 ग्राम पर 100 ml. लेकिन वाटर में आयोडीन ऐड करने के पहले अगर वाटर में अपन ने पोटेशियम आयोडाइड को डिजॉल्व कर लिया, पोटेशियम आयोडाइड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में डिजॉल्व करके उसका 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और उसके बाद में अगर उसमें अपन ने आयोडीन ऐड किया तो ये जो वाटर है कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड, डिजॉल्व पोटेशियम आयोडाइड, इसमें आयोडीन की क्वांटिटी डिजॉल्व होने वाली 1 ग्राम से ज़्यादा रहेंगी. आयोडीन की वाटर कंटेनिंग KI में की सोल्यूबिलिटी वाटर से ज़्यादा रहेगी.